हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम सॉलिड स्टेट चैप्टर से ही एक और टॉपिक देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 और 2 मार्क्स। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है, इसलिए आई होप आप सब ध्यान से देखेंगे और आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमें क्या देखना है कि जितने भी सॉलिड्स हैं, सबसे पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कितनी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं और या नहीं कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। अब सब जानते हैं कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है उसे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। वी मेजर द एबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, solids are divided or classified into 3 categories. First is conductor, second insulator, and third semiconductor. We all know very well about conductors and insulators. ये हम बहुत छोटी क्लासेस से भी, लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज्यादा कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इनके नीचे हमने इनकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज की रेंज है, जिस रेंज में वो डेविएट कर सकते हैं, वो हमने एक्सप्रेस की, ये दिखाने के लिए कि कंडक्टर्स उन्हें कहा जाता है जिनकी कंडक्टिविटी वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है। 10 to the power 4 से 10 to the power 7 सीमेन पर मीटर। बहुत हाई कंडक्टिविटी का मतलब है कि वो बड़ी आसानी से अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक, इससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 to the power -20 to -10, बहुत छोटी वैल्यू है ये। और इन दोनों कैटेगरीज के बीच की, मतलब कि इंटरमीडिएट एक और कैटेगरी होती है जिनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। नाम से पता चल रहा है कि कंडक्ट कर सकते हैं बट सेमी, उतना ज्यादा नहीं जितना कंडक्टर्स कर पा रहे हैं। तो इनकी वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, 10 to the power -6 से +4। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए हैं कि हम सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में ऐसा क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा होता है कि अलग अलग सॉलिड्स की जो कंडक्ट करने की एबिलिटी है, जो कंडक्टिविटी की वैल्यूज है, वेरी कर रही है। तो इनकी जो कंडक्ट करने की एबिलिटी में वेरिएशन आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करती है वैलेंस बैंड थ्योरी। हम वैलेंस बैंड थ्योरी की मदद से इस रीजन को समझ सकते हैं जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज में डिफरेंस है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड थ्योरी, बेसिकली हम इसको सिर्फ बैंड थ्योरी भी कहते हैं। अब आपको पहले तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको वैलेंस बैंड थ्योरी समझना है तो उससे पहले आपको बैंड्स समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम सबको पता है कि सॉलिड इनमें से कोई भी टाइप का हो, लेकिन अगर वो सॉलिड है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और सबको पता है कि हर एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड होती है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम किसी एक एटम का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि उसमें ये एक एनर्जी लेवल है, फिर ये एक एनर्जी लेवल है, ऐसे बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हर मेन एनर्जी लेवल के साथ, जैसे इसमें से हर लेवल के साथ छोटी छोटी हाइपरफाइन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी एसोसिएटेड रहती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता है तो जब उसकी एनर्जी में चेंज आता है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, वो जब अपनी पूरी पोजीशन चेंज करता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन,
और इस वजह से जो एनर्जी में चेंज आती है वो उसको डिफरेंट एनर्जी लेवल से एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा लेकिन वाइब्रेट कर रहा है, तब भी उसकी एनर्जी में बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं और उस समय जो डिफरेंट एनर्जी लेवल से हम इन एनर्जीज को एक्सप्रेस करते हैं वो है वाइब्रेशनल। उसी तरह से रोटेशनल है। कहने का मतलब ये है कि इनके साथ बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड और भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रहती हैं। तो अब क्या दिखाई दे रहा है, जब हम बहुत सारी क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स को यहां ड्रॉ कर रहे हैं तो लगभग हमें वो जो रीजन है वो एक कंटिन्यूअस बैंड की तरह लगभग नजर आ रहा है। इसीलिए हम इन सारी एनर्जी लेवल्स को मिलाकर कंबाइन करके इंटीग्रेट करके एक बैंड कहते हैं। तो व्हाट इज बैंड? द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है, लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गया। अब ऐसा नहीं होता है कि हर एनर्जी लेवल लास्ट तक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो, ठीक है। कुछ एनर्जी लेवल्स वैकेंट भी होती है और कुछ फिल्ड होती है। तो सबसे हायर, देखिए इसको मैं बीच में बता दूंगा समझने के लिए, सबसे हायर ऐसी एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सबसे ऊपर वाली, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर, होमो। और जो सबसे नीचे वाली है जो अनऑक्यूपाइड है, अब इसके बाद से इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सारी वैकेंट है, उसमें की सबसे नीचे, इसको हम कहते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर, ल्यूमो। तो क्या होता है कि जहां तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसको हम एक अलग बैंड कंसीडर करते हैं, ये एक अपने आप में बैंड हो गया जो फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और उसके बाद से जो ऊपर वाला है, ऊपर वाली एनर्जी लेवल्स है, उसको हम एक अलग बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो वैकेंट है, ठीक है। उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और जो नीचे वाला है जो फील्ड है उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। तो हर एटम में, हर सॉलिड में ऐसे दो बैंड्स हमेशा प्रेजेंट होंगे। वैलेंस बैंड कौन सा होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड कौन सा है? जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वैकेंट होता है। लेकिन कंडक्शन क्यों कहते हैं कि अगर किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड तक पहुंच गए तो उस बैंड में आकर वो उस सॉलिड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है कंडक्शन बैंड। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड थ्योरी क्या कहती है? बैंड थ्योरी क्या कहती है कि ये जो तीन कैटेगरीज है सॉलिड्स की, इनमें डिफरेंस जो होता है वो इनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच के गैप की वजह से होता है। जो कंडक्टिविटी की वैल्यूज डिफर कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है? ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन दी वैलेंस बैंड एंड दी कंडक्शन बैंड। तो यहां पे हमने रिप्रेजेंट किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में लगभग कोई डिफरेंस, गैप नहीं होता। अगर होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, जिसकी वजह से क्या है कि अगर ऐसे सॉलिड्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी एनर्जी से बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं और एक्साइट हो जाते हैं इन कंडक्शन में, और वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ये जो गैप होता है कंडक्शन, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, काफी बड़ा होता है। ये इतना बड़ा गैप है कि बहुत ज्यादा कंडीशंस को चेंज करने पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए इसको कहते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन मतलब उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, इसीलिए इंसुलेटर्स लगभग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। जबकि सेमीकंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें ये जो एनर्जी गैप है ये मीडियम है, स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पे तो, नॉर्मल कंडीशन में तो सेमीकंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम कर पा रहे हैं, जो इस वैल्यू से हमें पता चल रहा है। बट
अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं या कंडीशन चेंज करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको क्रॉस कर भी सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स हमारे काम के होते हैं। कंडक्टर्स तो हम यूज करते हैं, कंडक्टर्स में एग्जांपल कौन आते हैं? मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं वो सब लगभग कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर में नॉन मेटल्स, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में आते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। जैसे ग्रुप 14 में कौन आता है? में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, तो ये सब, तो ये है सेमीकंडक्टर्स। तो वैलेंस बैंड थ्योरी से जो एक्सप्लेनेशन है वो आया हुआ, आपको समझ में आया होगा कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है इनके बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि कोई भी सॉलिड इन तीनों में से किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। अब हमें हमारे इस चैप्टर में, हमारे आज की क्लास में हमें फोकस करना है सेमीकंडक्टर्स पे, क्योंकि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स हम कई बार पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में हमें सेमीकंडक्टर्स को देखना है। सेमीकंडक्टर्स जो है उन्हें हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है उसका प्योर फॉर्म। सिंपली अगर हम किसी सेमीकंडक्टर को प्योर फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में कौन आ गया? प्योर, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में सेमीकंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत पुअरली कंडक्ट करते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते इन देयर प्योर फॉर्म। यानी जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उनको हम उस फॉर्म में यूज प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, उसका हम फायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में उनके जो क्रिस्टल्स है उसमें एक सुटेबल इंप्योरिटी ऐड करते हैं। अब इंप्योरिटी का मतलब क्या है? इंप्योरिटी का मतलब है किसी दूसरे ग्रुप के किसी एलिमेंट के एटम्स को ऐड करना। इंप्योरिटी का मतलब ये है, क्योंकि वो प्योर थे, इंट्रिंसिक मतलब प्योर है, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करना, उसको कहते हैं हम इंप्योरिटी ऐड करना। और इस इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डोपिंग। तो एक्सट्रिंसिक जो है उनको हम क्या कह सकते हैं? डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो डोपिंग से ऑब्टेन हुए। अब ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो है इनकी कंडक्टिविटी डोपिंग की वजह से, आप सोच रहे होंगे कि इंप्योरिटी क्यों ऐड करना है, डोपिंग तो अच्छा नहीं होता, लेकिन इस केस में डोपिंग बहुत अच्छी चीज है। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डोप करके एक्सट्रिंसिक बनाते हैं तो उनकी नॉर्मल कंडीशन में भी कंडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो जाती है, और यही कारण है कि हम उसको डोप करते हैं, ठीक है। अभी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है इसके फर्दर दो टाइप है, और यही पॉइंट आपके बहुत काम का है इस चैप्टर में। फिलहाल ये चीज बहुत काम की आपके, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है वो कैसे बन रहे हैं? इंप्योरिटी को ऐड करके। हम किस में इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो ग्रुप 14 को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर हम ग्रुप 13 के किसी एलिमेंट को एज एन इंप्योरिटी ले रहे हैं, देखिए हम ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं ले सकते ग्रुप्स में। अगर ग्रुप 14 हमारा ओरिजिनल सेमीकंडक्टर है जिसमें हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 जो उसके बिल्कुल बाद आता है, या ग्रुप 13 जो उससे पहले आता है, मतलब नेबरिंग एडजेसेंट ग्रुप वाले ही एलिमेंट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो बड़ी आसानी से ऐड हो जाएंगे। इसलिए जब हम ग्रुप 13 के किसी एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसे हम कहते हैं पी टाइप। यहाँ पे कौन है? ग्रुप 13 एलिमेंट। उसी तरह से जब हम किसी ग्रुप 15 एलिमेंट को मिलाते हैं तो वो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे पी और एन का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, वो क्यों यहाँ पे इनके नाम में आया है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। पहले हम देखा है पी टाइप। पी टाइप में हमने लिख दिया ग्रुप 13 एलिमेंट जो है वो इंप्योरिटीज है। ये आपको एग्जांपल लर्न करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, एग्जांपल के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। इनमें से हम किसी को भी एक को ऐड करें। अब देखिए होता क्या है, समझना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए कि हमारे पास प्योर क्रिस्टल है शुरुआत में,
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें सिर्फ सिलिकॉन्स है। तो इसमें क्या होगा कि हर सिलिकॉन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो हर तरफ से एक दूसरे से प्रॉपर बॉन्ड बना रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं हर सिलिकॉन के अराउंड यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 2 8, यानी यहाँ पर परफेक्ट क्रिस्टल है, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना कम है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम इस क्रिस्टल में इंप्योरिटी ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोरॉन के एटम्स ऐड कर दिया, ग्रुप 13 का हमें ऐड करना है ना, नहीं तो हमने बोरॉन को ऐड कर दिया। अब सबको पता है ग्रुप 13 एलिमेंट के वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब बोरॉन के एटम प्योर सिलिकॉन में ऐड होंगे, तो मान लीजिए यहां पर कहीं पर बोरॉन का एटम आ गया, बाकी जगह सिलिकॉन ही है, तो होगा क्या? अब देखिए ये सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करेगा जो एडजेसेंट सिलिकॉन है। देखिए इस बोरॉन के एडजेसेंट कौन कौन है? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 4 जो है उस बोरॉन के नेबरिंग है, तो इन चारों से वो बॉन्ड बनाएगा। अब हर सिलिकॉन तो अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बोरॉन भी 4 में से 3 के साथ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि उसके पास 3 ही है, लेकिन किसी भी एक चौथे सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो जिस जगह पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसी जगह को हम कहते हैं पॉजिटिव होल। अब इसको पॉजिटिव क्यों कहा है? पॉजिटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सिलिकॉन कंपेयर करते हैं, ठीक है। प्योर सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उसके कंपैरिजन में यहां एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा, या इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। बोरॉन का एक ही एटम थोड़ी ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे एटम से, तो जहां जहां बोरॉन का एटम आएगा वहां वहां एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शॉर्ट होगा। यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में ये जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसीलिए इसको पी टाइप कहते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं हुआ। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? अगर अब ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो मान लीजिए हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी यहां से यहां तक, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा कि ये जो होल के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहां जगह खाली है, तो जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन होगा होल के, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट है, तो जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो क्योंकि यहाँ जगह खाली है, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएगा इस होल में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो होल ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन होल को ऑक्यूपाई करने के चक्कर में क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, यानी देयर इज नाउ अ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, यहां होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट वहां पे मूव करेगा, यानी इस तरह से जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उस सॉलिड को रखेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्यों हुई यहाँ पे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव होल। इसीलिए इन सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो समझ में आया होगा कि आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे ऐसा कहीं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे जगह वैकेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। उसी तरह से अब हम एन टाइप की बात करते हैं। एन टाइप में भी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, प्योर सिलिकॉन है, और मान लीजिए फिर बाद में हमने इसमें डोप कर दिया इनमें से कोई एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप 15 है, फॉर एग्जांपल हमने फास्फोरस लिया। अब फास्फोरस के पास क्या है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहां क्या होगा? फिर से फास्फोरस के एडजेसेंट में कितने सिलिकॉन एटम्स हैं? 4, ये वाले। तो उसे 4 सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बनाना है, तो चारों के साथ उसने बना लिया। देखिए अब पिंक में हमने फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन दिखाए, पिंक डॉट्स इंडिकेट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस। तो अभी पिंक डॉट कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, लेकिन फास्फोरस के पास कितने होते हैं? 5। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां रह जाएगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और हमको सबको पता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव होने के लिए।
इसीलिए यहां पर भी क्या होगा कि जब हम ऐसे एन टाइप सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री है मूव करने के लिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्रिस्टल में पाए जाएंगे। ठीक है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ये कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स भी बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो पर्पस है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को बनाने का वो यही है, टू इंक्रीज दी कंडक्टिविटी। और इसलिए एक्सट्रिंसिक मतलब कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। हम जानते भी नहीं है, जाने अनजाने में हम इतने सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं हम अपने घर में या अपने डेली लाइफ में जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हमारा यही है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के क्या मेन एप्लीकेशंस है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए जो मेन है, जो बिल्कुल कॉमन एप्लीकेशंस हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। यही आपके सिलेबस में आपको ऐसे इसको याद रखना है। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है टू फॉर्म डायोड। अब डायोड का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, आजकल एलईडी बहुत फेमस हो रहे हैं, और एलईडी टीवी, एलईडी लाइट्स, क्या मतलब है इसका? लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहाँ पे डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। ठीक है, पी और एन टाइप का कॉम्बिनेशन। तो क्योंकि दो हम ले रहे हैं इसलिए डायोड हम इसे कहते हैं। और ये डायोड जो है ऐसा डिवाइस है जो हम रेक्टिफायर के तौर पे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यूज करते हैं। बहुत ही जनरल यूज है ये। सेकेंड इज ट्रांजिस्टर। ये भी वर्ड आपने सुना होगा। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम 3 सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं एक साथ, जिसमें से किसी भी एक टाइप के सेमीकंडक्टर को हम दूसरे किसी टाइप के 2 लेयर्स के बीच में सैंडविच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और उसको हमने 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर दिया, तो उसको कहेंगे एनपीएन ट्रायोड और ट्रांजिस्टर। उसी तरह से अगर हम बीच में एन ले रहे हैं तो दोनों तरफ क्या होंगे? पी, यानी ये 2 टाइप के ट्रायोड्स बन सकते हैं। और ये ट्रायोड्स जो है वो यूज होता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। अब ट्रांजिस्टर किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर डिटेक्शन और एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स। अब एम्प्लीफिकेशन सबको पता है। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को एम्प्लीफाई मतलब बढ़ाना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना। तो हम जो अपने डिवाइसेस देखते हैं कि वे एम्प्लीफायर है, इसमें हम अपने साउंड को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, तो वो एम्प्लीफाई किस वजह से होता है? ड्यू टू ट्रांजिस्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और लास्ट इसमें आपको ये बताया है कि जैसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को बना पा रहे हैं ग्रुप 14 के साथ 15 को मिला के या 13 को मिला के, और उसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन हमें नजर आ रहा है, तो समय के साथ साथ हमने इसी तरह से 12 को 16 के साथ भी मिला के देखा। 12 वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 16 वाले के पास 6, तो मिलाकर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। वैसे 13-15 को मिला के देखा। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। तो उसमें का आपको एक एग्जांपल दिया है फिलहाल, गैलियम एर्सेनाइड। गैलियम जो है 13 ग्रुप का है और आर्सेनिक ये है 15, तो इसको हम कहते हैं 13-15 कंपाउंड्स। ठीक है, 13-15 कंपाउंड का ये एग्जांपल है। ये कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड पाया गया है कि जब हम इस पे बेस्ड कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है, जो वर्किंग है, वो बहुत ही फास्ट होती है। इसीलिए गैलियम आर्सेनाइड को हम यूज करते हैं एज अ वेरी फास्ट रिस्पॉन्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए। तो आज की क्लास में हमने जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की वो स्टडी करी। हमारे इस पॉइंट में फिलहाल टॉपिक में सेमीकंडक्टर्स ज्यादा काम का है, हमारा फोकस पूरा इसी पे था। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो सबको पता है। इन तीनों में ऐसा डिफरेंस क्यों होता है वो हमने वैलेंस बैंड थ्योरी से समझा। उसके बाद हमारा सारा फोकस सेमीकंडक्टर का रहा। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।